क्या भयंकर लपेटे में जा रहे हैं रामदेव। क्या अच्छे दिन अब लद चुके हैं और बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। जी हां, केरल सरकार ने फाइल तैयार कर ली है। कुछ महीने पहले अपने केरला स्टोरी नाम से एक फिल्म का नाम सुना होगा। अब केरल ने ही रामदेव की कथित फर्जीवाड़े की फाइल यानी स्टोरी लिखनी शुरू कर दी है और एक नहीं 29 मामलों के साथ। क्या है पूरी कहानी, बेहद आसान भाषा में बताएंगे, टकटकी लगाकर देखिएगा। खुद के साथ अपनों को भी सावधान करिएगा कि कुछ भी मुंह में डालने से पहले 100 बार सोचा करिए, क्योंकि गोबर के ऊपर गुलगुला लिख देने से हकीकत नहीं बदलती। उधर मोदी सरकार के सबसे मजबूत हथियार को मद्रास हाईकोर्ट ने झटका दे दिया है। अब विपक्षी पार्टियों के खिलाफ सबसे मजबूत हथियार किसे कहा जाता है, अंदाजा लगाते रहिए, थोड़ी देर में बात होगी। इन्हें तो आप लोग पहचानते ही होंगे, भारत के उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। इस मामले को ध्यान से देखिएगा। उधर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुले ने सरेआम टीवी पर भाजपा के एक प्रवक्ता को बहुत ही बुरी तरह से बेनकाब कर दिया है। इतनी बुरी तरह से किया है कि इस मामले को शामिल करने से हम खुद को रोक नहीं पाए। इसके अलावा कुछ और बेहद महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर विस्तार से बात होगी, मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप मेरी पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा टन से। इसके बाद ऑल पे क्लिक करना बहुत जरूरी होता है और ये सब काम करने में 2-3 सेकंड का समय लगता है, लेकिन हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए शुरुआत में ही इसे कर लिया करिए। याद करिए, कुछ साल पहले केंद्र की मोदी सरकार 3 कृषि कानून लेकर आई थी। इसके विरोध में देश भर के किसानों ने दिल्ली में कितना जबरदस्त आंदोलन किया था, लगभग 1 साल तक चला और अंत में किसानों ने सेठों और उसके कथित मित्र सरकार को यह दिखा दिया कि देश के असली मालिक हम हैं। जो प्रधानमंत्री लगभग 1 साल तक मामले को अनदेखा करते रहे, उन्हें अचानक टीवी पर आकर यह कहना पड़ा कि हमारी तपस्या में ही कहीं कोई कमी रह गई थी, हम किसानों को समझा नहीं पाए और कृषि कानून वापस लेते हैं। लेकिन इसके साथ ही किसानों से कुछ वादे भी किए गए थे। मोदी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए किसान संगठनों और महासंघों ने अखिल भारतीय सम्मेलन के हिस्से के रूप में 26 नवंबर से 3 दिनों का सामूहिक धरना शुरू कर दिया। किसान नेता राकेश टिकैत के अनुसार यह आंदोलन देश भर के 24 राज्यों में चल रहा था। एमएसपी की गारंटी से लेकर कर्ज माफी, बिजली बिल को वापस लेना समेत कई मांगे किसानों द्वारा की जा रही थी। इसके साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी और मुकदमा चलाने की भी मांग की गई थी। आपको याद होगा कि केंद्रीय कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान यूपी के लखीमपुर खीरी में 4 किसानों को कार से कुचलने के मुख्य आरोपी अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष जमानत पर बाहर है। इस घटना के बाद हुई हिंसा में 4 और लोगों की मौत हो गई थी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ जो हुआ वो नरसंहार हुआ, उसका मुख्य साजिशकर्ता टेनी ही था। अब गुजरात की इस खबर को ध्यान से देख लीजिए। दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए, उन्हें कम करने के लिए SC/ST एक्ट बनाया गया। लेकिन इस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद क्या क्या हो रहा है, जरा ये भी देख लीजिए। गुजरात के भावनगर में 45 वर्षीय एक दलित महिला को लोगों ने कथित तौर पर पीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया। इलाज के दौरान उस महिला की मौत हो गई। इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि ये लोग पहले से ही उनके खिलाफ दर्ज SC/ST एक्ट के तहत मुकदमे को वापस लेने का दबाव बना रहे थे, जो कि आरोपियों के खिलाफ 3 साल पहले से चल रहा था। यानी जो SC/ST एक्ट दलितों को अत्याचार से बचाने के लिए बना है, वही दलितों के मौत का कारण भी बन रहा है। सवाल यह है कि इसके क्रियान्वयन में कहां कमी रह गई है और लोगों के मन में कानून तथा पुलिस का डर क्यों नहीं है, वो भी गुजरात में। उनके भीतर डर क्यों नहीं है कि पहले तो मुकदमा वापस लेने की धमकी देते हैं और बाद में कथित तौर पर जान से ही मार देते हैं। और यह इकलौता मामला नहीं है, ज्यादातर दर्ज हुए ऐसे मुकदमों में आरोप लगता है कि आरोपी पक्ष दलितों पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाता है। बाकी वो कहावत तो आपने सुनी ही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन कहा जाता है कि एक भैंस तब तक कब्जे में रहेगी जब तक आपके हाथ में लाठी है। सवाल यह है कि क्या रामदेव की भैंस अब पानी में उतरने जा रही है? जी हां, वर्तमान की मोदी सत्ता और रामदेव के बीच कैसे संबंध हैं, ये जग जाहिर है। और पिछले 9-10 सालों में ही रामदेव की कंपनियों का कारोबार कहां से कहां पहुंच गया, ये भी आप जानते हैं। अब रामदेव की कंपनी को कहां से कहां पहुंचाने में किन किन लोगों की कृपा है, ये बताने की जरूरत तो है नहीं। वैसे तो रामदेव और उनकी कंपनी से संबंधित उत्पादों पर अब तक बहुत सारे आरोप लग चुके हैं। खुद देश की सेना की कैंटीन से आंवला रस को निकालकर फेंक दिया गया, कहा गया कि यह प्रयोग के लायक ही नहीं है। इसके अलावा नेपाल जैसे देशों ने रामदेव की कंपनी पर उनके प्रोडक्ट्स पर बैन भी लगा दिया और भी कंपनियों पर लगाया। आरोप लगा कि WHO के मानकों के अनुसार इनकी चीजें नहीं है। इसके अलावा पतंजलि के देसी घी में फंगस वगैरह की शिकायत भी मिली थी। कुछ दवाइयों को लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं। पिछले दिनों आपने यह भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव की कंपनी को तगड़ी वाली फटकार लगाई और कहा कि आप अपनी दवाई बेचिए, अपना प्रचार करिए, लेकिन दूसरों का दुष्प्रचार मत करिए, यानी एलोपैथी को बदनाम करके अपना प्रचार मत करिए। जवाब में रामदेव ने क्या कहा, कैसे कहा,
था, ये तो हमने आपको बताया ही था। हमने सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में दिखाया था। नहीं देखे हैं तो इसको जाके अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत ज्ञानवर्धक है। रामदेव ने तो यहां तक कह दिया था कि जो सजा दीजिए मंजूर है, चाहे तो फांसी पर लटका दीजिए। इसके तुरंत बाद रामदेव को लेकर ही एक और खुलासा हुआ। आरोप लगा कि दिल्ली के आसपास रामदेव के करीबी लोगों ने सेल कंपनियों के माध्यम से बहुत सारी जमीनें खरीदी हैं। यानी कि जो रामदेव एक वक्त में कालाधन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, अब कहीं ना कहीं उन्हीं के ऊपर कालाधन यानी सेल कंपनियों का आरोप लग रहा है। इसके अलावा इनके प्रोडक्ट्स पर यह भी आरोप लग चुका है कि प्रोडक्ट्स बना इस महीने तो मैन्युफैक्चरिंग डेट अगले महीने की लिख दी गई। और कोविड के समय किस तरीके से इन्होंने कोरोनिल लॉन्च किया था, झूठा दावा करते हुए कि यह दवाई है। डब्ल्यूएचओ की साख का दुरुपयोग करने का आरोप भी इन पर लगा। इन्होंने दावा कर दिया कि डब्ल्यूएचओ ने प्रमाणित किया है। बाद में जब डब्ल्यूएचओ ने इससे इनकार किया और यह मामला तूल पकड़ने लगा, तब सवाल उठने लगा कि क्या कोरोनिल कोरोना की दवाई है। तो रामदेव कदम पीछे उठाने लगे, कहने लगे कि ये तो इम्यूनिटी बूस्टर है जी, दवाई नहीं है। यहां एक बात और ध्यान दीजिए, उस वक्त आयुष मंत्रालय ने भी रामदेव की कंपनी को फटकार लगाई थी और ऐसा भ्रामक प्रचार करने से मना किया था। ये अलग बात है कि उसी कोरोनिल की लॉन्चिंग में मोदी सरकार के बड़े बड़े मंत्री देखे गए थे। अब कोरोनिल की लॉन्चिंग में और उसकी मार्केटिंग में इन मंत्रियों का क्या नफा नुकसान है, यह हमें नहीं पता। अब जो मामला सामने आया है, इसे जरा ध्यान से समझ लीजिए कि अब होने क्या जा रहा है और हमने क्यों कहा कि रामदेव बड़े लपेटे में जा सकते हैं। क्या, ध्यान से सुनिएगा। केरल के कन्नूर स्थित एक नेत्र विशेषज्ञ हैं, नाम है केबी बाबू। इन्होंने केरल की सबसे बड़ी दवा नियामक संस्था से शिकायत की है और कहा है कि रामदेव की कंपनी ने अपने उत्पादों के विज्ञापन में यानी प्रचार प्रसार में डीएमआर एक्ट 1954 का उल्लंघन किया है और ऐसे उल्लंघनों को लेकर डॉक्टर बाबू ने 29 उदाहरण निकाल कर रखे हैं। यानी भ्रामक प्रचार करने वाले 29 मामलों की फाइल इन्होंने तैयार कर रखी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि डॉक्टर बाबू का कहना है कि पतंजलि के विज्ञापनों में यह बताया गया है कि इनकी कोई दवा है जो कि हाई ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी लाइलाज बीमारियों को भी ठीक कर सकती है, जबकि एक्ट के तहत इस तरह की बीमारियों के इलाज का दावा करना प्रतिबंधित है। इस मामले पर केरल राज्य के औषधि नियंत्रक के सुजीत कुमार ने द टेलीग्राफ को बताया कि हमने डॉक्टर बाबू की शिकायत के आधार पर ऐसे विज्ञापनों पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने केरल भर में अपने उप कार्यालयों से जांच में तेजी लाने और अदालतों में आरोप पत्र दाखिल करने को कह दिया है। यहां एक बात और सुन लीजिए, इन्हें डॉक्टर बाबू ने साल 2022 की शुरुआत में ही केंद्रीय आयुष मंत्रालय को भी सतर्क किया था और पतंजलि से जुड़े हुए उत्पादों के विज्ञापन को लेकर आरोप लगाया था। डीएमआर अधिनियम में शामिल कई स्वास्थ्य विकारों के इलाज का दावा कर रहे हैं जो कि उल्लंघन है। आयुष मंत्रालय ने इस शिकायत पर अप्रैल 2022 में ही उत्तराखंड राज्य के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए लिखा भी था। लेकिन अब केरल के डॉक्टर बाबू का कहना है कि मेरी शिकायत के बाद 18 महीनों में न तो आयुष मंत्रालय ने और न ही उत्तराखंड के अधिकारियों ने रामदेव के भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिए कोई पर्याप्त कदम उठाए हैं। यही वजह है कि मैंने केरल ड्रग विभाग को एक नई शिकायत भेजी है। वैसे सोचने वाली बात यह है कि रामदेव की पतंजलि के ही जिस कोरोनिल पर वैश्विक स्तर पर भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगा, जब उसी प्रोडक्ट का प्रचार मोदी सरकार के बड़े बड़े मंत्री कर रहे हों, ऐसे में आयुष मंत्रालय रामदेव के प्रोडक्ट या उनकी कंपनी के खिलाफ कोई कदम उठा लेगा, क्या इस बात की कल्पना करना या इससे मानना बेमानी नहीं है। बाकी उत्तराखंड में तो डबल इंजन पहले से लगा हुआ है। कौन ऐसा अधिकारी है जो कार्रवाई कर देगा, वो भी उस व्यक्ति के खिलाफ जो सीधे प्रधानमंत्री के साथ हेलीकॉप्टर में घूमता हो। लगे हाथ एक बात और याद दिला दें, रामदेव ने 10 साल पहले देश के युवाओं से वादा किया था कि यूपीए की सरकार चली जाएगी, नई सरकार आएगी तो डीजल और पेट्रोल 30 रुपया 35 रुपया लीटर मिलेगा। इन्होंने काला धन भी भारत वापस लाने की बात कही थी, बाकायदा उस समय लिस्ट लेकर घुमा करते थे। अब लोग कहते हैं कि लगता है जब हेलीकॉप्टरवा में अपने नेता मित्र के साथ उड़ रहे थे रामदेव तो लिस्टियां उड़ गई, इसीलिए अब रामदेव काला धन का नाम नहीं लेते हैं। अब जब लिस्ट खो ही गई है तो काला धन वापस कैसे आएगा, और जब वापस नहीं आएगा तो 15 लाख कैसे मिलेगा। तो आप दर्शक जो आए दिन 15 लाख लिखकर याद दिलाते हैं, ध्यान में रखिए कि वो तभी मिलेगा जब खोई हुई लिस्टियां मिलेगी। तो अभी से लिस्ट ढूंढना शुरू कर दीजिए। अब देखना यह है कि केरल राज्य के ड्रग्स विभाग किस तरीके की कार्रवाई करते हैं और भ्रामक प्रचार को लेकर रामदेव की कंपनी पर कैसा एक्शन होता है। ये बात कितनी चिंताजनक है कि कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के बारे में झूठा दावा करे और लोग लाइलाज बीमारियों को दूर करने के नाम पर महंगी महंगी दवाइयां खरीदकर खाते रहें जिनका कोई लाभ नहीं मिलना है। सवाल यह भी उठता है कि एक वक्त में रामदेव ये दावा करते थे कि ज्यादातर हिस्सा इलाज का हिस्सा योग होगा, दवाइयां बहुत कम ली जाएंगी। प्रतिशत भी बताते थे, शायद 80-20 था कि 80% योगा और 20% दवाई। लेकिन बाद में आरोप यह लगने लगा कि दवाई ने योगा की जगह ले लिया और योगा ने दवाई की जगह ले लिया, यानी दवाइयां दबा कर बिकने लगी। क्या यह पूरे देश के साथ एक मुफ्त फ्रॉड की श्रेणी में नहीं आता? और यदि यह फ्रॉड है तो देश की सरकार और जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं? वैसे जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं ये तो आप जानते ही हैं भाई। विपक्ष के इतने सारे नेताओं को
जेल भेजा गया है। बिना किए थोड़ी ना हो सकता है। पिछले दिनों ईडी ने तमिलनाडु के 10 कलेक्टरों को समन जारी किया था। यह मामला मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा और अब मद्रास हाईकोर्ट ने रेत खनन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जिला कलेक्टरों को जो ईडी का समन भेजा गया था उस पर रोक लगा दी है। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ईडी की तरफ से पेश वकील ने कहा था कि अधिकारियों को केवल ईडी की सहायता के लिए बुलाया जा रहा था। इस पर तमिलनाडु सरकार के वकील ने कहा कि यदि एजेंसी को यानी ईडी को अधिकारियों की सहायता की जरूरत है तो उन्हें अधिकारियों से अनुरोध करना चाहिए था, न कि समन जारी करना चाहिए था। देसी भाषा में कहें तो मान लीजिए यदि आपके घर पर कोई आपसे मदद मांगने आएगा तो धीरे से दरवाजा खटखटाकर विनम्र भाषा में बात करेगा। ऐसा तो नहीं है कि दरवाजे पे आके एक लात मारेगा और कहेगा कि निकल बाहर मदद कर। तो ऐसा ही कुछ खेल यहां भी हुआ था। अब मद्रास हाईकोर्ट ने इस मामले में जवाब देने के लिए निदेशालय को 3 हफ्ते का समय दिया है। ईडी के अधिकारों को लेकर भी यहां पर कई सारे मामले हैं, जब फाइनल हो जाएगा तो विस्तार से बताएंगे। अब यहां देखने वाली बात यह है कि हाल फिलहाल में चर्चा इस बात की होती है कि मोदी सरकार का सबसे मजबूत हथियार अब ईडी ही रह गया है, जिससे वो विपक्षी पार्टियों की सरकारों को डराने, पार्टियों को तोड़ने का और बीजेपी में शामिल करवाने का काम करती है। इसके अलावा आरोप यह भी लगता है कि जांच एजेंसियों से छापा मरवा के बड़ी बड़ी कंपनियां मित्र सेठ के नाम भी हो जाती हैं। उधर तमिलनाडु सरकार के ही मंत्री सेंथिल बालाजी जेल में बंद हैं। इन पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने आरोप लगाया है। उन्होंने स्वास्थ्य के आधार पर जमानत याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने जमानत देने से मना किया और जज ने कहा कि मैंने आपकी बीमारी के बारे में गूगल पर देखा है, कोई सीरियस मामला नहीं है, आप चाहें तो निचली अदालत में जा सकते हैं। आइए पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बात कर लेते हैं। इसके बाद चर्चा होगी कि कैसे कांग्रेस प्रवक्ता ने भाजपा प्रवक्ता को धोबी पछाड़ कर दिया। किसी कार्यक्रम में बोलते हुए जगदीप धनखड़ ने कहा कि महात्मा गांधी पिछली सदी के महापुरुष थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सदी के युग पुरुष हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से हमें अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराया और भारत के सफल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें उस रास्ते पर ले गए जहां हम हमेशा जाना चाहते थे। आगे धनखड़ ने कहा कि 2 महान हस्तियों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पीएम मोदी में एक बात समान है, उन्होंने श्रीमद राजचंद्र जी को प्रतिबिंबित किया। आगे इनका कहना था कि इस राष्ट्र के विकास का विरोध करने वाली ताकतें और इस देश के उत्थान को पचा न पाने वाली ताकतें एक साथ आ रही हैं। जब भी देश में कुछ अच्छा होता है तो ये लोग एक अलग मुद्रा में आ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी अपने वक्तव्य में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पीएम मोदी को इस सदी का युग पुरुष बताया और दावा किया कि पीएम मोदी ने हमें उस रास्ते पर पहुंचा दिया जहां हम जाना चाहते थे। अब यदि ये बात धनखड़ साहब व्यक्तिगत उपलब्धियों को लेकर कह रहे हैं कि वो कहां कहां पहुंच गए, कौन कौन सा पद मिला, तब तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन यदि देश की बात है तो देश किस रास्ते पर जाना चाहता था जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने पहुंचा दिया, ये कौन बताएगा? क्या देश नफरत और हिंसा के उस रास्ते पर जाना चाहता था जिस रास्ते पर देश का राज्य मणिपुर पिछले लगभग 7 महीने से जल रहा है? क्या देश भुखमरी के उस रास्ते पर जाना चाहता था जहां पर 80 करोड़ से अधिक लोग मुफ्त राशन के भरोसे जिंदा हैं? क्या देश बेरोजगारी के उस रास्ते पर जाना चाहता था जहां 45 करोड़ से अधिक लोगों ने नौकरी ढूंढना ही छोड़ दिया है? क्या देश महिला सम्मान को रास्ते पर इस कदर रौंदना चाहता था कि देश की पहलवान बेटियां महीनों तक धरना देती रहीं, कोई कार्रवाई नजर नहीं आई? बिल्किस बानो के बलात्कारियों और परिवार के हत्यारों को समय से पहले रिहा कर दिया गया। क्या देश इसी रास्ते पर जाना चाहता था? क्या देश इसी रास्ते पर जाना चाहता था जहां सवाल पूछने और आलोचना करने पर किसी को भी आतंकवादी बता दिया जाए, आतंकवाद की धाराएं लगा दिया जाए, 3-3 साल तक जेल में बंद कर दिया जाए? क्या देश चाहता था कि पड़ोसी देश चीन भारत की जमीन पर कब्जा कर ले? क्या देश उसी रास्ते पर चलना चाहता था कि 40 जवानों की शहादत जो पुलवामा में हुई 5 साल गुजरने के बाद भी उसकी कोई जांच न हो? ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिनका जवाब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी को देना चाहिए। वो देंगे नहीं, हम सब जानते हैं। आखिर वो कौन सा रास्ता था जिस पर देश जाना चाहता था और उनके अनुसार आज के युग पुरुष ने वहां पर भारत को लाकर खड़ा कर दिया? कौन बताएगा? और आम आदमी को तो छोड़ दीजिए, जिस युग में संसद के भीतर एक सांसद को गंदी गंदी गालियां दूसरा सांसद दे रहा हो, इसी रास्ते पर देश जाना चाहता था क्या जगदीप धनखड़ जी? जगदीप धनखड़ के इस वक्तव्य पर बसपा सांसद दानिश अली ने लिखा है कि मैं उपराष्ट्रपति जी से पूछना चाहूंगा कि संसद में प्रधानमंत्री के ही दल के सांसद द्वारा एक समुदाय विशेष को अपशब्द इस्तेमाल करने की छूट देकर किस नए युग की शुरुआत की गई? बाकी सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी है कि जगदीप धनखड़ साहब जब राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेते हैं तो उनकी निष्पक्षता देखकर ही युग पुरुष और उस रास्ते की कल्पना बड़ी आसानी से की जा सकती है जिस रास्ते पर पहुंचने की बात वो कर रहे हैं। और यदि आप लोगों ने धनखड़ साहब की निष्पक्षता नहीं देखी है तो राज्यसभा की कार्यवाही का वीडियो संसद टीवी पर उपलब्ध होगा, जाकर देख लीजिएगा, देखा करिए ये सब। इसके अलावा बात यह भी हो रही है कि उपराष्ट्रपति एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वहां उन्हें निष्पक्ष होकर बोलना चाहिए और जहां वो बोल रहे थे वहां भी उन्हें उसी पद की वजह से बुलाया गया होगा।
तो सवाल यह है कि क्या उस पद पर बैठकर किसी पार्टी के नेता के बारे में इस तरह की बात करनी चाहिए? आइए अब बात कर लेते हैं भाजपा कांग्रेस के प्रवक्ताओं की। आज तक के कार्यक्रम में बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी वे दावा कर रहे थे कि भारत में आईआईएम यानी मैनेजमेंट की पढ़ाई कराने वाले संस्थान हम लोगों के पैदा होने के बाद बने और अभी 15 साल पहले तक मैनेजमेंट की कोई डिग्री नहीं मिलती थी, डिप्लोमा मिलता था। इतना सुनते ही कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत अपने फॉर्म में आ गई और सीधे सीधे कहने लगी कि सुधांशु जी झूठ बोलते हैं, ये लच्छेदार बातें करके झूठ बोलते हैं। सुधांशु का जन्म 1970 में हुआ था, जबकि आईआईएम कोलकाता और अहमदाबाद 1961 में ही बन गया था। मान्यवर, झूठ मत बोला करिए, ये आपकी पूरी पार्टी ही बड़की झूठी पार्टी है। यहां पर आकर कुछ तथ्यों के साथ बात किया करिए। घुमावदार जलेबी बनाने से आपके झूठ छुप नहीं जाएंगी। इस मामले का तथ्य यदि आप भी जांचना चाहें तो गूगल कर सकते हैं कि देश में कौन सा आईआईएम कब बना था। लेकिन सवाल यह है कि जब भाजपा की कट्टर समर्थक और स्वघोषित वीरांगना कंगना रनौत, जिन्हें पता नहीं क्यों मोदी सरकार ने बहुत हैवी सिक्योरिटी दी थी, वो यहां तक दावा कर सकती हैं कि भारत 2014 में आजाद हुआ, तो आजादी से पहले आईआईएम कैसे बन गया? शायद सुधांशु त्रिवेदी इसी को लेकर कंफ्यूज हो गए होंगे। बाकी पिछले दिनों आपने चित्रा त्रिपाठी को देखा ही किस तरीके से व्हाट्सएप का ज्ञान लेकर इतिहासकार अशोक कुमार पांडे के सामने बैठ गई और अशोक कुमार पांडे ने पूरा छीछा लेदरे मचवा दिया। मैडम अभी तक सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल हो रही हैं, ट्रोलिंग से परेशान हो रही हैं। बहरहाल वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाहिए।